दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसे सीएजी या कैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सीएजी या कैग कहा जाता है। सीएजी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है। तो जैसे कि अभी तक हमने यहाँ पर जो आयोग पढ़े हैं वह क्या थी? आयोग या संस्था थे, है ना। तो यह क्या है? कोई आयोग नहीं है या संस्था नहीं है, बल्कि यह क्या है? एक पद है। यह क्या है? एक पद है जो कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। और ये संघ और राज्य सरकार या इनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम जो आते हैं, यानी जो सरकारी उपक्रम होते हैं, उनके लेखों का क्या करता है? अंकेक्षण करता है या जांच करने का कार्य करेगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके संवैधानिक उपबंध की। तो ये भारतीय संविधान जो है हमारा, उसका भाग 5 और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है हमारा, महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। यानी कि जो हमारा भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग है, इसका क्या होता है? प्रमुख होता है, यानी कि मुखिया होता है इसका। ठीक है। इसका मुखिया होता है। इसके बाद फिर हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखना तथा सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करना, और इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है ना। जैसे कि अभी हमने शुरू में जो बात की थी वही चीज यहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर देख लेते हैं अगला पॉइंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई? वही जो हमारा भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1753 में इसकी स्थापना की गई थी, जब हमारे यहाँ क्या थे? ब्रिटिशर्स का राज था। उसी समय पर ब्रिटिशर्स ने ही क्या की थी? इसकी स्थापना कर दी थी। इसके बाद है अगला पॉइंट, सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन कब किया गया? 1857 में। यहाँ पर देखिए पहला जो हमने अभी देखा था, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो 1753 में स्थापित हुआ, लेकिन महालेखा परीक्षक का जो पद है 1857 में जो तो क्या हुआ था? इसको सृजित किया गया, यानी कि बनाया गया। और किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया था? बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको बनाया था। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है जो हमारा अभी, यानी कि वहां की राजधानी क्या? कोलकाता। तो कोलकाता पहले वो क्या कहलाता था? कलकत्ता कहलाता था। तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसियों के लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ करती थी पहले, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो वह क्या प्रेसिडेंसी यहाँ पर हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी हमें ध्यान रखनी, कौन कौन सी? कोलकाता, मद्रास और बम्बई। इन तीनों के लिए यहाँ पर क्या किया गया था? महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक जो अभी हमने बात की है, ये क्या एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना। जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर अभी यहाँ पर जो पूछा गया था, क्वेश्चन एक आया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के बारे में पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 119 में हो जाएगा ना। तो इसलिए इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ पर अनुच्छेद 148 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, एक महालेखा परीक्षक होगा, ये यहाँ पर कहा गया अनुच्छेद 148 में। उसके बाद अनुच्छेद 149 में कहा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियां या कर्तव्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद 150 में क्या है? संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार। अनुच्छेद 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। इसके बाद हम देख लें इसका मुख्यालय कहाँ पर है लेखा विभाग का। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है। इसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। महालेखा परीक्षक जो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कार्यकाल यानी कि कब तक ये कार्य करेंगे? तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उसमें ये क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। यह भी हमें ध्यान रखना, 6 वर्ष की आयु और 65 वर्ष की अवधि जो भी पहले होगा वहां पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इनके पद त्याग की और पद से हटाया जाना। तो ये पद त्याग कैसे करेंगे? यानी कि अगर ये चाहें कि हम कार्य नहीं करना चाहते हैं तो ये कभी भी क्या कर सकते हैं? अपना इस्तीफा दे सकते हैं। किसको देंगे इस्तीफा? राष्ट्रपति को, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त भी किया है और राष्ट्रपति को ही क्या कर सकते हैं? अपना इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि पद त्याग सकते हैं, उनको त्याग पत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ही क्या किया जाएगा? इनको हटाया भी जा सकता है।
लेकिन हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है तो संसद के अंदर वहां पर लाया जाता है प्रस्ताव, और प्रस्ताव जब वहां पर पास हो जाता है उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसी तरह से इनको भी यहाँ पर हटाया जाएगा। इसके लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, दो शर्तें जो हैं, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर संविधान में वर्णित प्रक्रिया द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, अतः यह क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह पद पर रहें, और राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या हो, इनको निकाल दे। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा वह कब करेंगे, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, संवैधानिक उपबंध के आधार पर ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए यह क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारा, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। यानी कि जब यह रिटायर हो जाते हैं महालेखा परीक्षक, तब यह क्या होंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी नौकरी यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी वहां पर लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। फिर देखते हैं इनके वेतन भत्ते और पेंशन। इनको वेतन भत्ते और पेंशन कैसे दी जाएंगे, तो भारत की संचित निधि पर ये भारित होते हैं, इनके वेतन भत्ते और पेंशन। तो भारत की संचित निधि क्या होती है, तो सरकार जो है, हमारी भारत की जो सरकार है, तो उसको जो राजस्व प्राप्त होते हैं, टैक्स प्राप्त होते हैं, और मार्केट से जो लोन होते हैं और जो स्वीकृत लोन होते हैं उन पर क्या होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, भारत की जो संचित निधि होती है उसमें क्या होता है, जमा किया जाता है ना। तो वही क्या हो जाएगी, हमारी संचित निधि होगी। और संचित निधि जो होती है भारत की क्या होती है, सबसे बड़ी निधि होती है, जो कि भारत की संसद के क्या होगी, अधीन होगी। तो भारत की संचित निधि से क्या होगा, इनको वेतन भत्ते और पेंशन क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। फिर है संसद द्वारा इनको निर्धारित किया जाता है, यानी कि संसद द्वारा इनको जो वेतन भत्ते होंगे संसद द्वारा क्या होंगे, निर्धारित होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर महालेखा परीक्षक का वेतन जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान दिया जाता है। ठीक, तो जो उच्चतम न्यायालय जितना वेतन, उच्चतम न्यायालय जो अन्य न्यायाधीश जो होते हैं या न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उतना ही वेतन इनको महालेखा परीक्षक को दिया जाएगा। फिर वित्तीय आपातकाल को छोड़ करके महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया सकता। यानी कि जब तक भारत के अंदर क्या होगा, वित्तीय आपातकाल ना लग जाए तब तक इनके वेतन भत्तों को रोका नहीं जा सकता। बाकी लोगों के वेतन भत्तों को रोका जा सकता, लेकिन इनके वेतन भत्तों को नहीं रोका जा सकता। इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनके जो वेतन भत्ते हैं वह कम नहीं किए जा सकते। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं अन्य सेवा शर्तें जो होती हैं। सेवा शर्तें कैसे निर्धारित होंगी, तो संसद द्वारा यह भी निर्धारित करेंगे, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संसद द्वारा ही क्या होंगे, निर्धारित होंगे। फिर अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लाया था। ठीक है, महालेखा परीक्षक अधिनियम कब बना, तो 1971 में। यह भी हमें 1971 हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, और इसमें 1971 जो है महालेखा परीक्षक अधिनियम, इसमें 1976 में क्या किया गया था, संशोधन भी किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। तो महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 और इसमें संशोधन किया गया 1976 में, दोनों चीजें ध्यान रखना। फिर है वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जो महालेखा परीक्षक क्या करता है, कार्य करता है, लेखा विभाग जो कार्य करता है, तो उसकी एक रिपोर्ट पूरे वर्ष के दौरान जो कार्य किया है ना, तो वह किसको देगा, वह रिपोर्ट, वह रिपोर्ट देगा, अगर केंद्र सरकार से संबंधित अगर लेखों की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, और यदि राज्य सरकार से संबंधित लेखों की रिपोर्ट है तो राज्यपाल को क्या करेगा, ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी वह राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते, रखवाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति रखवाएंगे। ठीक, और जो राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है उसे राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे, तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, यानी कि जो विधानसभा और विधान परिषद होती है ना, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, केवल विधानसभा है, तो राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे, तो विधानसभा के समक्ष क्या करेंगे, रिपोर्ट को रखवाएंगे। फिर बात करते हैं रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट होती है कितने प्रकार की होती है, तो ये रिपोर्ट जो होती है यहाँ पर 3 प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। एक तो विनियोग लेखाओं पर रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट। ठीक है, तीनों चीजें ध्यान रखनी, विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम, 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है जो कि राज्यपाल और यहाँ पर राष्ट्रपति को दी जाती है महालेखा परीक्षक द्वारा। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामलों में संसद की लोक लेखा समिति को तथा राज्य के मामलों में राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति को जांच के लिए सौंपी जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति ने इसको क्या किया, संसद के समक्ष रखवा दिया, तो संसद की जो संसद के समक्ष जो रिपोर्ट राष्ट्रपति ने रखी है तो वह कहाँ जाएगी, लोक लेखा समिति के पास जाएगी जांच होने के लिए। ठीक है, संसद में रखने के बाद, ये हमें ध्यान रखना है। और राज्यों के जो मामले हैं
तो राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पास जांच के लिए जाएगी वो रिपोर्ट। ठीक है, जो राज्यपाल ने कहाँ रखी है, विधानमंडल के समक्ष रखी है। तो राज्य विधानमंडल की जो लोक लेखा समिति होगी उसके समक्ष जांच के लिए यहाँ पर जाएगी। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र गाइड या मार्गदर्शक कहा जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसे लोक लेखा समिति मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखनी, मित्र गाइड और मार्गदर्शक कहा जाता है किसका, लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन बने थे। ये बने थे कौन, वी नरहरि राव। ये हमें ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक कौन है, तो राजीव महर्षि हो जाएंगे। 2017 में बने थे, अभी भी क्या है, यही अभी कार्यरत है। ठीक है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। महालेखा परीक्षक जो होता है उसे संसद का क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। किसका एजेंट, संसद का एजेंट कहा जाएगा महालेखा परीक्षक को। फिर यहाँ पर महालेखा परीक्षक केवल संसद के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, क्योंकि संसद का एजेंट है, संसद के प्रति क्या होगा, ये उत्तरदायी होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम, वह निगम जिसकी लेखा परीक्षा सीएजी की भूमिका नहीं होती लेखा परीक्षा में। ठीक है, यानी सीएजी इसकी जांच नहीं करता। इसके लेखों कौन कौन से हैं, एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई, एफसीआई। इन चारों को हमें ध्यान रखना है। एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई और एफसीआई, इन चारों की जांच जो है महालेखा परीक्षक है वह क्या करता है, इनकी जांच नहीं करता है। और बल्कि यह क्या करते हैं, अपनी स्वयं क्या करते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करते हैं और सीधे संसद को क्या करते हैं, प्रस्तुत करेंगे। तो इन चारों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, वह निगम जिसकी लेखा परीक्षा पूरी तरह से क्या होता है, सीएजी द्वारा की जाती है, यानी पूर्ण रूप से सीएजी पर डिपेंड होते हैं ये। तो सीएजी इनकी क्या करती है, लेखा परीक्षण जो इनके अकाउंट्स जो होते हैं, जो लेखा होते हैं उनकी जांच करता है सीएजी। तो दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन, चारों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।